हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम एनसीईआरटी का क्लास 9 सब्जेक्ट विज्ञान में पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी इंग्लिश में कहें तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है, एक सजीव की यानी जो एक लिविंग थिंग होता है उसकी जो बॉडी होती है उसमें पाया जाता है सेल, और सेल को ही हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कोशिका। सेल का मतलब कोशिका। अब सबसे पहले अगर कोशिका की खोज की थी तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। लेकिन अब यहाँ पे दो प्रकार की कोशिका हो जाती हैं, एक होती है मरी हुई कोशिका, एक होती है सजीव कोशिका, यानी डेड सेल और लिविंग सेल। तो रॉबर्ट हुक जी ने जो सेल खोजा था या जिस सेल की जानकारी उन्होंने प्रोवाइड की थी, दी थी, वो था डेड सेल। कहाँ से मिला था उनको? तो एक कार्क होता है, कार्क एक चीज़ होता है जो पेड़ों की छालों से बनता है। ठीक है, उस छाल से इन्होंने खोजा था एक सेल को, और सेल के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था 1665 में, यानी जो 1665 की जो सदी थी उसमें उन्होंने ये बताया था। अब आते हैं, सेल क्या है? सेल एक ऐसी यूनिट है हमारे शरीर की, या एक ऐसी कोशिका है हमारे शरीर की जो हमारे शरीर में सभी जैविक क्रियाओं को या सभी जैविक क्रियाएं वाले जितने भी कार्य होते हैं वो करती है। देखिए, कोई घर बनता है, उस घर में बहुत सारी ईंटें लगी होती हैं। अब उसी में से कोई ईंट खराब हो जाए तो आप उस ईंट को तोड़ के निकाल सकते हैं, तब भी आपका घर खड़ा रहेगा। लेकिन अगर बहुत सारी ईंटें खराब हो जाएं तो क्या होगा? वो पूरा घर जो है वो गिर जाएगा। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं जो खराब हो जाती हैं तो वो डेड सेल कहलाती हैं, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर से खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब किसी बीमारी के कारण, किसी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स, जो हमारी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो एकाएक खराब होना शुरू हो जाती हैं, तो क्या होता है? हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और जो इंसान है या जो सजीव है वो मर जाता है। ठीक है, तो जब छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं मरने लगेंगी तो क्या होगा? पूरी जो एक बॉडी है, पूरा एक घर है, वो भी डेड हो जाएगा। सेल करते क्या है? सेल जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सेल श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, पानी, जो पानी होता है उसका आदान प्रदान करते हैं। यानी हमारी बॉडी में हम जो पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है? वो सेल्स के लिए ही हम पीते हैं कि हमारे सेल्स तक वो पानी पहुँचे। हम जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, वो कहाँ जाता है? वो सेल्स के लिए ही हम श्वसन करते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, हर सेल को एक शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो, मिले। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल क्या होगा? सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही रह जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक जहरीली और नुकसानदायक गैस है, जिससे कि सेल को नुकसान होगा, और सेल को नुकसान होगा तो हमारी शरीर को भी नुकसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। अब देखिए, सजीव किससे बनते हैं? तो सीधी सी बात है, सेल क्या है? सेल से ही मिलकर सजीव बनते हैं। जो कोशिका है वही कोशिकाओं से मिलकर ही सजीव बनते हैं। अब सेल की आकृति की बात करें तो सेल की आकृति कैसी भी हो सकती है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, ये क्या कह रहा है? प्याज की झिल्ली की कोशिका है। जो प्याज होता है, ओनियन, उसकी कोशिकाएं कुछ इस तरह से होती हैं। कोशिकाओं की जो गुच्छा या कोशिका बहुत सारी जो मिलती हैं, यहाँ पे जो एक ब्लॉक आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये एक कोशिका है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं आपको यहाँ पे दिख रही हैं स्क्रीन पर। तो ये एक जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसकी तरह आपको ये दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। प्याज की कोशिकाओं को देखने के लिए एक स्लाइड हम बनाते हैं, और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इसे देखा जा सकता है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी, उस कोशिका के बारे में उन्होंने जो खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके द्वारा ही उन्होंने ये जानकारी इस दुनिया में
बताई थी। आगे देखते हैं। देखिए, अब संरचनाएं तो आप जान गए, ये प्याज की जो झिल्ली अभी आपने ऊपर देखी उसकी संरचना कैसी थी, उसमें कोशिकाएं कैसी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बीच में आपको ये कोशिका का एक ब्लॉक है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में एक ब्लैक डॉट डॉट है, काला काला डॉट है ना सभी के बीच में, वो क्या है, वो उस कोशिका का केंद्रक है। ठीक है, कोशिका का केंद्रक भी होता है। अभी हम आगे सारी चीजें जानेंगे। तो ये हो गया एक प्याज की झिल्ली की जो कोशिका है उसकी संरचना। अब आगे थोड़ा सा आते हैं। अब देखिए, एक चीज आप ये भी जानते होंगे कि जो कोशिका है, ये कोशिका एक कोशिका भी होती है, यानी एक कोशिका से भी जीव बनते हैं और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर भी जीव बनते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, अमीबा पैरामीशियम, ये क्या है, ये एक कोशिकीय जीव हम इन्हें कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुल मिला के एक ही कोशिका होती है, किसी भी आकार का होगा लेकिन एक ही कोशिका होगा, इसी में इनका एक केंद्रक होगा। लेकिन जैसे हम मानव हैं, मनुष्य हो गया, गाय भेड़ बकरी, ये सब जो हो गए, पौधे हो गए, पादप हो गए, ये सब क्या है, ये बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, ये बहुकोशिकीय हो गए, यानी इनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं और सारी कोशिकाएं वही उसी तरह से श्वसन करती हैं, उसी तरह से भोजन करती हैं, उसी तरह से ऑक्सीजन निकालती हैं, उसी तरह से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, यानी सारी कोशिकाओं का कार्य सेम है। सभी कोशिकाएं जो जैविक क्रियाएं करती हैं वो सेम है। ठीक है, भले ही उनका आकार कैसा भी हो, उससे या वो कौन सा कार्य कर रही हैं उस शरीर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोशिका के अंदर का कार्य होता है वो सभी कोशिकाओं का सेम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आप समझ गए कि एक कोशिका वाले जीव भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है और वो खाना पानी श्वसन सब कुछ करेंगे। ऐसे ही जैसे प्याज की झिल्ली आपने ऊपर देखी, ये बहुकोशिकीय है, इसको हम बहुकोशिका कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत एक से ज़्यादा कोशिकाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो ये भी वही कार्य करते हैं, बस हर कोशिका अलग अलग रूप ले सकती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि कोशिका बहुकोशिका भी हो सकती है और एक कोशिका वाले जीव भी होते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पे देखिए, ये कोशिकाओं को अलग अलग रूप है। अब बहुकोशिका में बात करें, जैसे मानव है, मनुष्य है, मानव शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उसमें कोशिकाओं की बात करें तो वो भी अलग अलग आकार की हैं। जैसे ये जो रुधिर कोशिका यानी ब्लड सेल्स, जिसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये इनका आकार गोल होता है, कुछ गोल होगा कुछ गोल नहीं होगा। ऐसे ही चिकनी पेशियां जो होती हैं, ये चिकनी पेशी कोशिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं होती हैं, जैसे गले की नली, हमारा पेट, ये सब चिकनी कोशिकाएं होती हैं। ऐसे ही तंत्रिका कोशिका, ये जो नर्व सेल होते हैं हमारे शरीर के, जो हमारे जो संवेदनाएं होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं शरीर के अलग अलग कोनों में पहुंचाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ऐसे ही मादा शरीर में पाया जाता है अंडाणु, ये अंडाणु कोशिका है जिसका आकार इस तरह से होता है, गोल होता है। अस्थि कोशिका होता है, ये हड्डी वाली कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। शुक्राणु जो मेल बॉडी में पाया जाता है, शुक्राणु कोशिका कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये फैट कोशिका है, वसा कोशिका जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर में और सबका आकार अलग है, लेकिन जो जैविक क्रियाएं होती हैं इन सभी कोशिकाओं में वो सेम होती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कोशिका बनी किसकी होती हैं। ये भी जानना जरूरी है कि जो कोशिका है वो किससे बनी होती है। अब देखिए, कोशिका में मुख्य 3 गुण होते हैं, 3 मुख्य गुण होते हैं। ये देखिए, कोशिका के बारे में अध्ययन करना है तो इसके लिए बहुत ही पावरफुल सूक्ष्मदर्शी चाहिए, और जिस एक तरह से कहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो चाहिए, तभी आप कोशिका का अध्ययन कर पाएंगे और कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनके बारे में जान पाएंगे। यहाँ पे 3 गुण मुख्य हैं कोशिका के। एक तो है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये 3 बहुत ही मुख्य
चीज़ कोशिका में पाई जाती हैं जो पूरी कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं को मैनेज करते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है, यानी जैसे हमारा बॉडी होता है ना, हमारे बॉडी की जो त्वचा है वो हमारे शरीर की क्या है? सबसे बाहरी परत है। वैसे ही कोशिका का भी बाहरी परत होता है। तो आउटर कवरिंग जो होता है उसी को हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण यानी जो एक्सटर्नल वातावरण होता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, ये उसको बचाने का कार्य करते हैं। ये जो कवरिंग होती है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये कोशिका के अंदर के सारी चीज़ों को बाहरी वातावरण से बचाने का कार्य करती है एक तरह से। ठीक है, हाँ, अब कोशिका ये डिसाइड करती है, ये जो झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली जो है, ये डिसाइड करती है कि कोशिका के लिए कौन सी चीज़ जरूरी है जो कि अंदर भेजना है, और कोशिका के लिए कौन सी चीज़ नुकसानदायक है जो कि कोशिका से बाहर भेजना है। यानी मान लीजिए ये कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, केंद्रक होता है, फलाना दवा, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। तो कौन सी चीज़ को अंदर भेजना है ये कोशिका झिल्ली डिसाइड करती है, और कौन सी चीज़ को बाहर भेजना है ये भी ये डिसाइड करता है। यानी एक तरह से ये मान लीजिए चीज़ों को अंदर और बाहर जाने के लिए नियंत्रण का कार्य ये कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, यानी पदार्थ जो है वो कोशिका के अंदर की गति और बाहर की गति जो नियंत्रित होती है वो प्लाज्मा झिल्ली करती है या कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, अब जैसे कोशिका श्वसन करती है, आप तो जानते होंगे रेस्पिरेशन होता है कोशिका के अंदर। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कोशिका को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना चाहिए। अब ये क्रिया होती है, एक मेथड है। जब हमने पहला पार्ट पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे बताया था एक मेथड है विसरण, विसरण प्रक्रिया एक होती है। तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही ये जो कोशिका ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। होता क्या है, जब वो कोशिका के अंदर, जैसे कोशिका है, सेल है, जब सेल के अंदर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक सेल के लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है, कोशिका के लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकलेगा तो ये पॉइजनस हो जाएगा उस कोशिका के लिए। ठीक है, जिसके कारण कोशिका मर भी सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि कोशिका के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर अधिक हो गया। बाहर के वातावरण में कोशिका की अपेक्षा बाहर के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। तो क्या होगा? इसी कारण से जो कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर के वातावरण में चला जाता है। और सेम तरीका है ऑक्सीजन के कोशिका के अंदर आने का। बाहर के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो अधिक हो जाती है, और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, जिससे बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका के अंदर विसरण माध्यम से चला आता है। इस तरह से ये रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं, यानी जो कोशिका है इस तरह से रेस्पिरेशन का कार्य करती है। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए कि रेस्पिरेशन कोशिका कैसे करती है। अब देखिए, अगर किसी कोशिका को हम, कोई जंत कोशिका हो या पादप कोशिका हो, उसको हम शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? अब देखिए, शक्कर या नमक के विलयन में आप रखेंगे तो उसके दो या तीन तरीके हो जाएंगे। एक तो जो घोल है या जो विलयन है, यानी जल में जो शक्कर या नमक की मात्रा है वो कम है। अगर कोई विलयन आप तैयार करिए, नमक या शक्कर का, किसी का भी, मान लीजिए उसमें पानी अधिक है और नमक की मात्रा कम है। अब ऐसे विलयन में अगर आप कोशिका को रखते हैं तो क्या होगा? जो जल है वो परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? अल्प परासरण दाबी विलयन। लेकिन अगर ऐसा हो कि जब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कोशिका है हमारी, वो ऐसे विलयन में हो
जहाँ पे बाहरी जल की सांद्रता और कोशिका के अंदर जो जल है उसकी सांद्रता बराबर हो तो क्या होगा, तो इसमें कोई गति नहीं होगी, यानी ना जल बाहर जाएगा ना जल कोशिका के अंदर आएगा। ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन कहते हैं ऐसे विलयन को हम, ठीक है, समपरासारी विलयन। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जब कोशिका के बाहर का जो विलयन है वो अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो, यानी कोशिका का जो अंदर का जल है वो कम सांद्र है और जो विलयन आपने बनाया है नमक का, पानी और नमक का, वो कोशिका के तुलना में अधिक सांद्र है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जल परासरण विधि द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जल क्या होगा, वो बाहर खिंच जाएगा, क्योंकि बाहर का जो विलयन आपने बनाया है वो अंदर के विलयन से अधिक सांद्र है, तो अंदर का जल बाहर आ जाएगा। इसको कहेंगे अति परासरण दाबी विलयन। ठीक है, इस प्रकार के विलयन को हम कहेंगे अति परासरण दाबी विलयन। तो ये 3 तरीके से आप विलयन का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो किशमिश होता है, अगर किशमिश आप पानी में डाल दें नॉर्मल पानी में तो क्या होगा, किशमिश फूल जाता है। लेकिन उसी किशमिश को, जो फूला हुआ किशमिश है, उसी को आप एक सांद्र नमक के सांद्र विलयन में डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि किशमिश फिर से क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रयोग आप घर पे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली होती है काफ़ी लचीली होती है। ठीक है, और कार्बनिक अणुओं, जैसे कार्बनिक अणु में क्या आ जाएंगे हमारे, लिपिड और प्रोटीन, ये इन्हीं की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। इनको देखने के लिए जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होगा तभी आप देख पाएंगे। अब आते हैं कोशिका भित्ति पर। कोशिका भित्ति क्या होती है, देखिए पादप कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति तो होती ही होती है। अब ये पादप कोशिका में, अब देखिए पादप कोशिका है, कोशिका भित्ति कहाँ होती है, पादप कोशिका में। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई होती है कोशिका भित्ति, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। पादप कोशिका में परासरण द्वारा ही पानी की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। संकुचित मतलब सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही, सीधी सी बात है, किसी सजीव में अगर पानी की हानि होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो वो क्या होगा, वो उसकी कोशिकाएं सिकुड़ जाएगा। आदमी खुद सिकुड़ जाता है। अब देखिए आप, जब जोर की दस्त या उल्टी होने लगती है तो आदमी क्या होता है, सीना चौड़ा करके चलता है, लेकिन जब कस के एकदम दस्त वस्त होने लगता है तो आदमी ढीला हो जाता है। क्या होता है, कोशिकाएं उसकी सिकुड़ जाती हैं, इसलिए वो खुद को संकुचित महसूस करता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी की हानि होना कोशिका को सिकोड़ देता है, संकुचित कर देता है। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहां देखिए, जो जीवित कोशिकाओं में ही परासरण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोशिका मर गई है, कोशिका डेड है, तो उसमें कोई जैविक क्रिया होगा नहीं, सीधी सी बात है। तो जो भी परासरण द्वारा जल का अवशोषण होता है, ये जो क्षमता होती है, ये सिर्फ जीवित कोशिकाओं में होती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हालांकि ये एक लॉजिकल चीज़ है जो कि आप सोच सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम केंद्रक के बारे में जानते हैं। ठीक है, केंद्रक क्या होता है, देखिए जैसे कि अभी ऊपर चित्र में जब हम प्याज की कोशिका देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि कोशिका के बीच में एक ब्लैक डॉट है। उसी तरह से हर कोशिका में एक केंद्रक होता है। वो जो डॉट था उस प्याज की झिल्ली में, वो क्या था, वो केंद्रक था। तो ऐसे ही हर कोशिका में केंद्रक होता है। अब जरूरी नहीं है हर कोशिका में, ठीक है, मैक्सिमम कोशिकाओं में केंद्रक होता ही होता है। देखिए अब ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक अस्तर होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अभी केंद्रक भी झिल्ली के अंदर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक तो पूरी कोशिका एक झिल्ली से, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, उससे तो कवर होती ही होती है। साथ में होता क्या है कि ये जो
आपकी केंद्रक होता है, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, इसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी इसका काम आगे लगेगा कैसे, देखिए। ये जो केंद्रक झिल्ली होती है, इस झिल्ली में बहुत छोटे छोटे बहुत ही महीन छिद्र होते हैं। अब ये छिद्र करते क्या है, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का जो कोशिका द्रव होता है वो केंद्रक के बाहर जा पाता है। अब देखिए, कोशिका द्रव बाहर जाना भी चाहिए और अंदर आना भी चाहिए, दोनों जरूरी है। ठीक है, अब कोशिका द्रव के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें अभी हम आगे जानेंगे। चलिए, तो ये जो छिद्र होते हैं ये केंद्रक की झिल्ली में होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, केंद्रक जो होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, देखिए क्रोमोसोम एक तरह से जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें, किसी भी शरीर में किसी भी कोशिका में बहुत सारी चीजों का निर्धारण इन्हीं क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। ये क्रोमोसोम्स केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, कोशिका विभाजन के समय ये जो होते हैं ये एक छड़ के आकार में दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम्स ही या क्रोमोसोम्स के अंदर ही वो गुण होता है, वो सूचना होती है जो आनुवांशिकता को दिखाते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता को दिखाने का कार्य किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम्स में ही होता है। अब जैसे माता पिता से डीएनए, डीएनए क्या, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होता है ना डीएनए का पूरा नाम। ये जो हम माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति यानी उनकी संतानों को मिलता है। अब क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्रोमोसोम बनता किससे है, किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन के, या डीएनए तथा प्रोटीन के। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए देखिए, कोशिका जो होता है कैसे बनेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मतलब उसकी सारी प्रोग्रामिंग कह सकते हैं वो डीएनए के अणुओं में ही होती है। किसी भी कोशिका की, कोशिका किसी भी कोशिका का मतलब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के का जो डीएनए है उस डीएनए को पता है कि कोशिका का निर्माण व संगठन कैसे करना है, यानी ये सारी जानकारी डीएनए के पास होती है। ठीक है, अब डीएनए की जो क्रियात्मक खंड होता है उसको हम जीन कहते हैं। जीन्स जिसको आप कहते हैं ना, उसके जीन्स में नहीं है। बहुत ताव में हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे जीन्स में ही नहीं है कि तुम ये कार्य कर पाओ, या कहेंगे ना तुम्हारे जीन्स में है कि तुम राजा बनो। ठीक है, तो वो जो जीन्स होता है ना वो क्या होता है, डीएनए का एक खंड होता है, क्रियात्मक खंड होता है जिसको हम जीन्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे एक चीज होता है, डीएनए में एक क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ठीक है, क्रोमैटिन जो है विद्यमान रहता है। ये क्रोमैटिन पदार्थ जो है धागे की तरह की संरचनाओं का होता है, वही वहां पे विद्यमान रहता है। एक जाल सा होता है ये, ठीक है, जाल टाइप का होता है, वो वहां पे रहता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाता है। कोशिका का विभाजन होता है। अभी हम कोशिका विभाजन क्या होता है वो भी आगे देख लेंगे, क्या क्या होता है, कैसे होता है। एक अकेली कोशिका जो होती है ना, एक कोशिका, जैसे आपने देखा अमीबा, अमीबा प्रजनन कैसे करता है, अमीबा तो खुद में एक कोशिका होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ, ठीक, सॉरी भाई, कोशिका कुछ मान लीजिए अमीबा ऐसा कुछ है, ठीक। अभी एक ये सिंगल कोशिका है। अमीबा कोशिका विभाजन करता है तो क्या करता है, ये अपने कुछ हिस्सों को तोड़ता है, साथ साथ केंद्रक को भी आधा आधा कर देता है। ये जो केंद्रक होता है इसको आधा आधा करके अलग कर देगा, तो ये एक कोशिका बन जाती है और उसके बाद ये एक केंद्रक लेके एक बन जाएगा, यानी एक कोशिका ये हो जाएगी, एक कोशिका ये हो जाएगी। इस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोशिका का जो विभाजन होता है वो होता है। कोशिका परिपक्व हो जाती है,
सजीव शरीर या कोशिकाएं निर्धारण कर लेती हैं, अमीबा निर्धारण कर लेता है कि अब उसको विभाजन करना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए कोशिकाएं भी यहाँ पे अगर बात करें तो एक तरह से दो तरह की कह सकते हैं, कोशिकाओं जो कोशिका हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। जैसे ऐसे कुछ जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रक होता है लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होती, तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, या प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे या प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। ठीक है, क्या होगा, इनमें जो है केंद्रक झिल्ली, मैंने अभी ऊपर कहा था ना कि केंद्रक झिल्ली जरूर याद रखिएगा, बहुत सारी झिल्लियां हैं यहाँ पे, तो केंद्रक झिल्ली भी होती है। जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। अब ये झिल्ली का काम क्या है, इसका मुख्य काम आप समझिए, ये जरूरी क्यों है और जरूरी क्यों नहीं है। ठीक है, झिल्ली इतना इंपॉर्टेंस क्यों रख के बैठी है, ये हमको जानना है। देखिए यहाँ पे एक चित्र भी दिया हुआ है, देखिए ये एक चित्र है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। ठीक है, एक तरह का बैक्टीरिया टाइप का कोशिका है ये। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करेंगे कोशिका द्रव के साथ साथ बात करेंगे कि ये जो झिल्ली है उसकी ज़रूरत क्यों है, यानी केंद्रक की झिल्ली की आवश्यकता क्यों है। कोशिका द्रव, अब देखिए कोशिका द्रव क्या है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका की झिल्ली, देखिए दो, कोशिका की केंद्रक की झिल्ली और कोशिका की झिल्ली दोनों अलग अलग होती हैं। केंद्रक की झिल्ली केंद्रक को कवर करती है और कोशिका की झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली पूरी कोशिका को कवर करती है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो कोशिका तरल पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, उसी को कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, यानी जो कोशिका द्रव है इसके अंदर बहुत से कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं या कोशिका के अंगक कहते हैं। ठीक है, कोशिकांग भी कहते हैं या कोशिका के अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। जितने भी उस कोशिका के अंदर जितने भी अंग होंगे कोशिका के, जैसे हमारा एक शरीर है, हमारे शरीर में एक अंग हाथ है, एक आँख है, एक कान है, नाक है, मुंह है, ऐसे ही एक कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक होते हैं और हर अंग का एक निश्चित कार्य होता है। ठीक है, अभी हम उनके बारे में भी आगे जानेंगे। अब कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। ध्यान से सुनिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य का नाम लेते हैं, यानी दोनों अगर मिल जाएं तो उनको हम दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे आते हैं। एक चीज ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, देखिए कोशिका अंगक, जितने भी कोशिका के अंग होंगे सबकी अपनी अपनी एक झिल्ली होगी, यानी झिल्ली के साथ ही होंगे, झिल्ली युक्त होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिएगा, सभी कोशिका के अंगकों का झिल्ली होता है, झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। क्या कहा इसने, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, उसमें वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। अब यूकैरियोटिक में केंद्रक के पास भी झिल्ली होगा और जितने भी अंग हैं उसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या ऐसे जो भी अंग हैं, इन सभी के पास भी अपनी अपनी झिल्ली होती है। अब इसके फायदे क्या हैं, इन झिल्लियों का होना कितना फायदेमंद है। देखिए देखिए इस झिल्ली की सार्थकता या इंपॉर्टेंस कैसे पता चलता है, ये हम अगर वायरस का उदाहरण लें तो हमें समझ में आएगा। जैसे देखिए वायरस क्या है, वायरस है, ये किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती वायरस में, और इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते, यानी तब तक नहीं इन
पता चलता कि ये जीवित है कि नहीं है जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट नहीं कर जाते या करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेते। अब देखिए होता क्या है, जो वायरस हैं इसीलिए कहा गया है वायरस को अजर अमर, यानी वायरस को क्यों कहा गया है कि ये अमर है, इसलिए क्योंकि जब तक ये किसी सजीव कोशिका यानी लिविंग कोशिका के संपर्क में नहीं आते तब तक ये कहीं भी पड़े रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आ जाते हैं तो ये उस कोशिका पे हमला कर देते हैं, उस कोशिका को कंट्रोल कर लेते हैं। यानी उसका जो डीएनए है यानी उसकी जो प्रोग्रामिंग है ये वायरस जाके उसकी प्रोग्रामिंग ही चेंज कर देते हैं। और जब प्रोग्रामिंग चेंज कर देते हैं तो ये वायरस जो है अपने ही जैसे बहुत सारे वायरसेस को उत्पन्न करते हैं। जब उन्होंने एक कोशिका को कंट्रोल कर लिया तो वो धीरे धीरे दूसरी कोशिका को भी कंट्रोल करते हैं, फिर तीसरी को करेंगे, चौथी को करेंगे, पांचवी को करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये अनगिनत संख्याओं में खुद को पैदा कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना जो अभी कोरोना आया था, कोरोना का वायरस क्या कर रहा था, ये हमारे फेफड़ों में जाके अपने आप यानी अपने जैसे बहुत सारे वायरस को उत्पन्न कर रहा था और हमारा फेफड़ा क्या हो रहा था, फूल जाता था और हमारा फेफड़ा इतना इन वायरस से भर जाता था, वायरस वाली कोशिकाओं से भर जाता था कि हम श्वसन क्रिया प्रॉपर नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है झिल्ली की, केंद्रक झिल्ली हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो गई, जितने भी अंग हैं उन सभी की झिल्ली इसीलिए ज़रूरी होती है। और वायरस में झिल्ली होती नहीं इसलिए कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये जब किसी सजीव के संपर्क में आएंगे तभी ये जीवित महसूस करेंगे और संपर्क में नहीं आएंगे तो ये समझ लीजिए ये मरे हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर मरते भी नहीं, जैसे ही संपर्क में आएंगे ये जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे कोशिका अंगक। अब कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ कोशिका के अंग की बात करें तो कोशिका के अंगों में देखिए अंतर्द्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पैलेस्टिड, ये सब क्या है, ये सब कोशिका के अंग हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं अंतर्द्रवी जालिका यानी इसको हम ईआर भी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अंतर्द्रवी जालिका युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोलाकार या आयताकार थैली की तरह दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो जालिका होती हैं ये अंतर्द्रवी जालिका की संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ये दो प्रकार की होती हैं। अंतर्द्रवी जो जालिका है ईआर है ये दो तरह की है। एक होती है खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका जिसको आरईआर कहते हैं और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जिसको एसईआर कहते हैं। जो आरईआर है यानी खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है। और अच्छा, ये खुरदुरी होती क्यों है? ये खुरदुरी होती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसीलिए ये खुरदुरी होती है। और राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स के ऊपर जब प्रोटीन संश्लेषित होती है तो जो खुरदुरी या क्या कहते हैं खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका जो बनती है ये उसी प्रोटीन का अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी करती है। ठीक है, यानी एक तरह से उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल भी कर लेती है खुद को बनाने में, तैयार करने में। ठीक, और जो बची हुई प्रोटीन होती है उसको बाकी हिस्सों में, बाकी जगहों पर भेज देती है। वहीं जो चिकनी वाली होती है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जिसको एसईआर कहते हैं, ये वसा तथा लिपिड को बनाती है। क्या होता है? वसा और लिपिड। ठीक, वसा और लिपिड को बनाने में सहायता करती है या बनाती है। अब ये कोशिका क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, बाकी जो है वो अन्य कार्यों के लिए उपयोग
हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है, ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे केंद्रक आप देख रहे हैं, ये केंद्रक है। यहाँ पे केंद्रक की झिल्ली है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, ये चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है। गाल्जी उपकरण कुछ इस तरह से होते हैं, जो आपस में जुड़े हुए पैरेलल चीजें होती हैं, ये गाल्जी उपकरण होते हैं। ये होती है सबसे बाहरी परत कोशिका की झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ पे तारक केंद्र होता है, ये है लाइसोसोम्स। यहाँ पे आपको राइबोसोम्स दिखाई देगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा घर किसी भी कोशिका का। यहाँ पे आपको दिखेगा खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका जिसको आरईआर कहते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया चिकनी भी देख लिया, एसईआर जिसको बोलते हैं। और ये जो चीज़ें हैं बाकी चीज़ें, ये होता है कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव और केंद्रक को मिला के जीव द्रव भी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ईआर का एक कार्य है कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ यानी जो प्रोटीन का परिवहन होता है, ये कार्य करना भी कोशिका द्रव का कार्य है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अब आते हैं हम गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण क्या करता है, देखिए पहले तो इसको खोजा किसने था, कैमिलो गाल्जी ने। ठीक, कैमिलो गाल्जी ने इसके बारे में बताया था। क्या होता है ये गाल्जी उपकरण, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी है। कहाँ पे होती है, ये अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये इस संरचना को कहते हैं गाल्जी उपकरण। ठीक है, तो किस तरह से होती है ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका में भी काफ़ी चीज़ें सेम ही होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अलग होती है। जैसे हरित लवक, हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। और तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे जैसे हरित लवक, ये क्या है, नहीं पाया जाता। लाइसोसोम्स, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण, केंद्रक झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली, ये सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, कोशिका भित्ति नहीं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, ये सारी चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। अब देखिए ईआर में जो संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ठीक है, जो भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं अंतर्द्रवी जालिका में, वो गाल्जी उपकरण में पैक होते हैं और कोशिका के बाहर या अंदर जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है उनको भेज दिया जाता है। ये काम होता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गाल्जी उपकरण है, इसमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर सभी बनती हैं, सब तरह के शक्कर इसमें बनते हैं। गाल्जी उपकरण के द्वारा जो लाइसोसोम्स हैं, इनको भी बनाया जाता है। गाल्जी उपकरण के द्वारा क्या बनता है, लाइसोसोम्स भी बनता है या बनाया जाता है। ठीक है, अब लाइसोसोम्स क्या होता है, देखिए इस क्रम को याद रखिए। गाल्जी उपकरण क्या बनाता है, लाइसोसोम्स को बनाता है। अब लाइसोसोम्स क्या करता है वो जानते हैं। देखिए लाइसोसोम्स क्या है, ये भी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, इसकी भी अपनी झिल्ली होती है। ये इसके पास क्या होते हैं, पाचक एंजाइम जो डाइजेस्ट करते हैं। पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर जितने भी वेस्टेज होते हैं, इन सभी को क्या करती है, इन सभी को पचा लेती है। अब ये पाचक एंजाइम कौन बनाता है, पाचक एंजाइम बनाते हैं आरईआर, यानी जो खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका हैं, ये जालिकाएं बनाती हैं इन एंजाइम्स को, जो कि लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स करता क्या है, जो भी अपशिष्ट हैं कोशिका के अंदर, उन सभी को पचा के खत्म कर देता है। टूटे फूटे भाग, कोई बेकार सी कोशिका का भाग, उन सभी को पचा के खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो भाग होता है, यानी ये जो अंगक है लाइसोसोम, ये एक
नाम से और जाना जाता है, उसको कहते हैं आत्मघाती थैला। अब लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैला क्यों करते हैं? कभी कभी अगर किसी कारणवश लाइसोसोम्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, इसकी जो झिल्ली है वो क्षतिग्रस्त हो गई और फट गई या जो भी है, तो ये कोशिका इसके जो एंजाइम्स हैं ये क्या होंगे, ये कोशिका में बिखर जाएंगे और फिर ये एंजाइम्स क्या होंगे, उस कोशिका को ही पाचन कर देंगे, उस कोशिका को ही पचा लेंगे। इसीलिए लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं ना, ऊर्जा घर या पावर हाउस। अब ये पावर हाउस में ऊर्जा किस रूप में होती है? ये होती है एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके रूप में ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, भाई कोशिका को ऊर्जा भी तो चाहिए कार्य करने के लिए। ठीक, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा तो प्रदान करती है, इसका अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है, दोनों होते हैं इसके। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेता है। इसकी एक खास बात है कि अपने लिए जो ऊर्जा है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो अपने लिए ये कुछ ऊर्जा यानी प्रोटीन के रूप में ये खुद ही बना लेता है। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती दूसरे की प्रोटीन के या दूसरे की ऊर्जा की। ठीक है, अब आते हैं पैलेस्टिड। ये क्या होता है? पैलेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये पैलेस्टिड जो है पासे पादप पासे पैलेस्टिड, तो पैलेस्टिड पादप में पाए जाते हैं, ये याद रखिए। होते हैं दो प्रकार के, पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये रंगीन पैलेस्टिड है, जो ल्यूकोप्लास्ट है ये श्वेत या रंगहीन पैलेस्टिड कहते हैं इसको। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है जिस क्रोमोप्लास्ट में, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो पैलेस्टिड भी होते हैं, इनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो पैलेस्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अब आते हैं रसधानियाँ। रसधानियाँ क्या होती हैं? देखिए, रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ में जो कोशिका द्रव भरा रहता है, इसकी जो पादप कोशिकाएं होती हैं इसमें रसधानियों में कोशिका द्रव भरा होता है, और ये जो कोशिकाओं में स्फीति तथा क्या करती हैं, ये जो कोशिका द्रव भरे होते हैं ये उन कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती हैं, स्ट्रेंथ और जो है एकदम कठोर बना देती हैं। ठीक है, तो ये कार्य होता है रसधानियों का। रसधानियों में जो मौजूद होते हैं द्रव, कोशिका द्रव। अब एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। अब एक कोशिकीय जीव तो कुछ अलग तरह से ही कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा है, तो अमीबा खाना खाएगा, एक्सक्रीशन करेगा, तो उसके लिए रसधानियाँ जो हैं अलग सिस्टम से कार्य करती हैं। अब आते हैं कोशिका विभाजन। देखिए, कोशिका विभाजन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, कोशिका विभाजन होगा तभी शरीर की वृद्धि होगी, सीधी सी बात है। शरीर की वृद्धि कब होगी? कोशिका विभाजन होने पर, क्योंकि कोशिका विभाजन होगी तो पहले एक कोशिका रहेगी, विभाजन होकर 2 कोशिका हो जाएगी, फिर विभाजन होकर 4 हो जाएगी, 4 से 8 हो जाएगी। इस तरह से ये विभाजन होते हैं। ठीक, तो ये जो विभाजन होते हैं, विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है।
कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उन्हें समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब देखिए समसूत्री विभाजन में होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे मातृ कोशिका यानी जो पेरेंट कोशिका है वो है, और इसके अंदर ये देखिए 4 जोड़े गुणसूत्र मौजूद हैं। ठीक है, 4 जोड़े गुणसूत्र मौजूद हैं। तो होता क्या है कि हर जो जोड़े हैं उन जोड़ों को अलग अलग कर दिया जाता है। इनमें से एक कोशिका यहाँ आ जाएगी और इसकी एक कोशिका यहाँ आ जाएगी, ऐसे ही एक कोशिका इसकी यहाँ आ जाएगी, एक कोशिका यहाँ आ जाएगी। ठीक, ये जो गुणसूत्र हैं, कोशिका का मतलब ये जो गुणसूत्र हैं ये आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपने ऊपर देखा कि 4 जोड़े गुणसूत्र हैं, यानी टोटल 8 गुणसूत्र हैं। तो 4 गुणसूत्र यहाँ पे आ जाएंगे और 4 गुणसूत्र यहाँ आ जाएंगे, यानी मातृ कोशिका से अलग होकर ये 2 गुणसूत्र तैयार हो गए, 2 कोशिकाएं तैयार हो गई, जिनमें जितने गुणसूत्र मातृ कोशिका में थे उतने ही गुणसूत्र इन सभी दोनों कोशिकाओं में भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये होता है समसूत्री विभाजन में, ये तरीका है समसूत्री विभाजन का। लेकिन जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें होता है यहाँ पे 2 बार विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में तो एक ही बार हुआ, यहाँ पे 2 बार होता है। मातृ कोशिका से पहले एक बार विभाजन होगा जिसमें से 2-2 जोड़े में जो गुणसूत्र हैं वो अलग हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद एक विभाजन होता है और होता है। अर्धसूत्री में 2 स्टेप होते हैं विभाजन के। ठीक, इसके बाद विभाजन होगा तो 2 गुणसूत्र यहाँ आएंगे, इसी के 2 गुणसूत्र यहाँ आएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके 2 गुणसूत्र यहाँ आएंगे और इसके 2 गुणसूत्र यहाँ आएंगे, यानी अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, हमेशा जो विभाजन होगा वो मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होंगे उनका आधा गुणसूत्र अगली संतति में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यही अंतर है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में। बस आप इतना ध्यान रखिए, आपको और ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। देखिए, कोशिका भित्ति कहाँ होती है, पादप कोशिका में, ये भी ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प पराशरदाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती हैं। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल मैंने क्या बताया, यूकैरियोटिक सेल में सब कुछ, जितने भी कोशिका केंद्रक और उसके जितने भी अंगक होंगे सब कुछ झिल्ली से कवर होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ईआर यानी अंतर्द्रवी जालिका। ईआर अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्तक सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थ का संचय, रूपांतरण और पैकेजिंग करता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे पैलेस्टिड होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन पैलेस्टिड है और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन पैलेस्टिड है, यानी श्वेत पैलेस्टिड है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। यह कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय भी करती है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी कोशिका युक्त अंगक नहीं होते। उनके क्रोमोसोम्स के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और उनमें केवल छोटे राइबोसोम्स अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अब काया वृद्धि हेतु ही जो विभाजन होता है, ये कोशिकाओं का विभाजन इसी कारण से होता है। तो ये इतनी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। टोटल 11 प्रश्न हैं आपके। एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा इन प्रश्नों को हल करने का। नहीं होता है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ये सारे प्रश्न आपके हल करा दूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।